आपको ये वाटर वाली बात पता चल गई। गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को स्लो कर रहा है जिससे आपको फुलनेस का एहसास रहता है। फिर ये कि गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो है ना वो डिले होने से आल्सो रिजल्ट्स इन रिड्यूस पीक्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉलोइंग अ मील। ठीक है, देखो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जब वो स्लो कर रहा है तो इंटेस्टाइन की तरफ जाने नहीं दे रहा अभी तक। ठीक है, जब वो इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाने दे रहा तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आपका अचानक आपका सारा ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं ना हो रहा अचानक। ठीक है, अचानक वो सारे खारे की डाइजेशन अचानक और अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, जिससे ये है कि आपके ब्लड ग्लूकोज की तरफ काम नहीं जा रहा उतना। बात समझ आ गई ना, कि आप इस तरह तो आप खाना खाओ तो वो सारे का सारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी तो अचानक बढ़ सकता है। तो इसका ये भी फायदा है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल अचानक नहीं बढ़ने देता खाने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो फौरन से एम्पिटिंग नहीं कर रहा, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग फौरन नहीं कर रहा, डिले कर रहा है उसको। यही चीज एक मैं आपको सेकंड ईयर में भी इंशाल्लाह बताऊंगा, हेक्सोकाइनेज भी इसी तरह से इसका भी रोल होता है। ठीक है, चलो खैर। मजीद ये कि आपका वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी लो रखता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो करता है ये आपका फाइबर। कैसे भला, वो बाइल के अंदर उसकी एक्सक्रीशन फीस के अंदर आपका बाइल की एक्सक्रीशन को बढ़ा के, और ठीक है ना, और इंटरफेयरिंग भी बाइल एसिड अब्जॉर्प्शन उसकी, यानी कि उसकी उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है ना बाइल एसिड की, और जनाबे वाला उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि आपके जनाबे वाला वो क्या कर रहा है, कि आपका वो जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी डाउन रख रहा है, कंजप्शन ऑफ लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है ना, अभी आप लोगों को देखा ना, अब आप लोगों को कितना वो, सिर्फ मैंने वो जो बातें पढ़ाई एलडीएल एचडीएल वगैरह, वो आपको तंग नहीं करेंगी। ठीक है ना, पहले कितना आपको तंग कर सकती थी, क्या आप लोग, मुझे तो खास कर बड़ा तंग करती थी कि यार क्या एलडीएल एचडीएल, मुझे क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती थी कि यार किस में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, किस में क्या ज्यादा है, किस में क्या ज्यादा है। अब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो वो जनाबे वाला ना, ठीक है, फिर आप लोगों को पता है कि जनाबे वाला कि, ठीक है ना, कि वो आगे से कोलेस्ट्रॉल से आपका क्या बनने हैं, बाइल साल्ट वगैरह, बाइल एसिड्स वगैरह बनने हैं। ठीक है, तो अब जो खाने के अंदर जो आपका है, क्या है आप लोगों का फाइबर है, ये क्या करता है, ये वो जो आया हुआ है ना बाइल एसिड, ठीक है, उसको उधर से एक्सक्रीट करा देता है, उसको उधर से रीअब्सॉर्ब नहीं होने देता, उसको एक्सक्रीट करा देता है। तो इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी लो रहता है। ठीक है, बात समझ आई। तो यही जनाबे वाला आपकी इस तरह से फिर आपका ऑब्वियसली जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रहता है तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज वगैरह को ये बचाता है उसमें। ठीक है ना, क्योंकि आपका ये एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल लो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के, फिर जैसा कि इसने स्टूल को वाटर की वजह से सॉफ्टन भी किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसने वाटर को भी ले आया है, उस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह से भी हमें बचा रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। ठीक है ना, तो इससे भी यानी कि उसको, ठीक है ना, उस स्टूल को सॉफ्टन करके कॉन्स्टिपेशन से भी बचा रहा है। तो ये जनाबे वाला आपकी मेन बातें थी। अब आप लोग को इसकी मेन सही से समझ आई कि इसने क्या किया है, फूड के अंदर बल्क दिया, जिससे ये था कि आपकी एपेटाइट सेटिस्फाई हुई। ठीक है, फूड को इसने क्या किया, फूड को इसने बल्क दिया जिससे आपकी एपेटाइट सेटिस्फाई हुई। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इधर लिख लो कि फूड को इसने क्या किया, बल्क दिया जिससे आपकी एपेटाइट, आपका जो भूख थी वो सेटिस्फाई हुई। ठीक है, फिर ये कि उसका नाम क्या, इसने क्या किया, इसने वाटर को वो जो वाटर को इसने अपनी तरफ खींचा है, ल्यूमन की तरफ लेके आया, उससे आपका स्टूल सॉफ्टन हुआ, तो आपके रिड्यूस किया इसने कॉन्स्टिपेशन वगैरह को, है, स्टूल को सॉफ्टन किया इसने। ठीक है, फिर इसने क्या किया, जब वाटर काफी सारा, इतना ज्यादा 10 से 15 गुना जब वाटर ज्यादा आया तो बॉल मूवमेंट ज्यादा होगी, आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर बॉल मूवमेंट ज्यादा हुई। ठीक है ना, जिससे वो कम होती है बॉल। अब अच्छा, इसका फायदा अब क्या है बॉल मूवमेंट्स का ज्यादा होने का, देखो आपके फूड के अंदर सार्सिनोजेंस होते हैं ना, सार्सिनोजेंस वगैरह कुछ, तो उनका गट को एक्सपोजर कम हो जाता है जब वो बॉल मूवमेंट ज्यादा हो गई है, तो वो जो सार्सिनोजेंस हैं उनका गट को एक्सपोजर कम हो जाता है। बात समझ आई। ठीक है ना, जो कैंसर काजिंग जो एजेंट्स हैं उनका जब गट को एक्सपोजर कम हो जाता है उन बॉल मूवमेंट्स के बढ़ने से। ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए, 3 पॉइंट बल्कि ऐड मेन तो वो बल्क ऐड कर रहा है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस कर रहा है, स्टूल को सॉफ्टन करके आपका, देखे ना, इसने सिर्फ यहाँ पे वाटर वाला पॉइंट नहीं लिखा, तो वो आप इन दोनों के दरमियान लिख लो
ठीक है, और वो बल्क वाला पॉइंट इधर लिख लो, ऊपर निकाल लो। फिर ये है कि ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट, ठीक है ना, एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, इंक्रीजेस फीकल लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स वगैरह को ना उधर से, ठीक है, बाइल एसिड्स वगैरह को रीअब्सॉर्ब नहीं होने दे रहा, ठीक है ना मेरी बात को समझते हो। लिवर ने ऊपर से बाइल, लिवर ने जान छुड़ाने के लिए उसने बाइल और कोलेस्ट्रॉल को सेंड किया नीचे कि चलो यार जाके तुम्हारा कुछ फायदा भी है, लेकिन बाद में फिर काम करके उधर से बाहर निकल जाना। बात समझो, इस बात को प्लीज समझो जरा। देखो हम ये भी चाहते हैं कि ठीक है कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर के पास गया, हम चाहते हैं बाइल एसिड्स भी हों, बाइल साल्ट्स को भी चाहते हैं, इमल्सिफिकेशन भी करनी है उन्होंने, उन्होंने जनाबे वाला आपका आपकी मिक्स माइस सीरीज भी बनानी है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो वहां से निकल भी जाए, वापस ना आए, हमारे पास ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, हम नहीं चाहते कि वो वापस आए, तो इसलिए ये उधर से उसको निकलवाता है, ये फाइबर। बात समझ आई मेरी? ठीक है, कि लिवर से जो बाइल जा रहा है, जो बाइल साल्ट्स, ठीक है, जा रहे हैं, वो अगर देखो जा तो इंटेस्टाइन में रहे हैं, तो वहां पे इमल्सिफिकेशन वगैरह करा के वो वापस रीअब्सॉर्ब भी तो हो सकते हैं ना, लेकिन हम चाहते हैं वो रीअब्सॉर्ब ना हो, ठीक है, तो ये वहां पे उनकी रीअब्सॉर्ब को रोकता है, उनको उनको कहता है बस काम कर लिया ना, चलो आप किसी के साथ ही बाहर निकलो, चलो। बात पूरी समझ आ गई? इस तरह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी आपको बचा रहा है, ठीक है। फिर आपकी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को कम करके, डिले करके आपके ब्लड पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, और आपके अंदर एक फुलनेस का सेंसेशन भी लेके आ रहा है, ठीक है, आपका स्टमक को फौरन फौरन खाली नहीं कर रहा, ठीक है, ये ना हो गया खाना खाया नहीं फिर खाना खाने लग जाओ। तो ये अब आप लोगों को ना इसका बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये यूक्यू था आप लोगों का, ठीक है। चलो जी, यहाँ से भी मैंने टेबल का भी आप लोगों को बता दिया था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आपने इसको एक रीड मार लेनी है, मेडिटेरियन डाइट को भी जरूर करना, ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को पता है। यहाँ से चलो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये मेटाबॉलिक रेस्टिंग स्टेट का तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना, कि आपका जो है ना रेस्टिंग स्टेट में, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, यानी कि जब आपकी डाइट वगैरह उधर से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, आपकी डाइजेशन नहीं चल रही, आप रेस्टिंग स्टेट में बैठ, क्योंकि आपको पता है ना थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है, जब फूड एब्जॉर्ब डाइजेस्ट वगैरह हो रही हो, एब्जॉर्ब वगैरह हो रही हो, तो उस टाइम पे एक हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो वो कहता है वो जो एनर्जी जो एक इंडिविजुअल एक्सपेंड कर रहा होता है रेस्टिंग स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रेट, कि ये इसका एक मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। तो भाई जब कोई वो खाना भी नहीं इसने खाया हुआ ना, वो दौड़ रहा है, रेस्टिंग की हालत में है, तो उस टाइम पे उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, ठीक है। तो ये इन चीजों को भी जरूर एक दफा पढ़ना है आप लोगों ने। फिजिकल एक्टिव, आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी के साथ वो एनर्जी का एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ जाता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ये वो सारी बातें आप लोगों को स्किन टेम्परेचर में सब, आप लोगों को थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड का भी पता है कि फूड, ठीक है ना, कि फूड ये 30% इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, ऑब्वियसली, ठीक है ना, खाने के साथ ही। इसीलिए आप लोगों को पता है जब आप खाना खाते हो तो आपको थोड़ी कम सर्दी लग रही होती है, क्योंकि आपको थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ हीट बढ़ जाता है, मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ स्किन टेम्परेचर के अंदर भी, ठीक है, हीट प्रोडक्शन के अंदर। चलो जी, अब और देखो, ये चार टर्म्स भी आप लोगों को पता हो, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। एक होता है आपका ये चार चीजें हैं आपकी, ये एक है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, एक है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक है एडुकेट इनटेक, एक है आपका अपर टॉलरेबल लेवल। अपर टॉलरेबल लेवल को तो नाम से ही फौरन क्लियर हो जाता है कि क्या है, हाईएस्ट, मतलब ये है कि हाईएस्ट एक है कि इससे ज्यादा ना आप लेना, यहाँ अलबत्ता यहाँ तक जो आप लोगे ना, उससे कोई आपको कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई टॉक्सिसिटी का मसला नहीं है, मतलब एक हाईएस्ट लेवल है कि यहाँ तक चलो ठीक है आप लोग ले लो, लेकिन इससे ज्यादा ना लेना, ठीक है, ये इस तरह का है, मतलब अपर लिमिट है कि यार ठीक है यहाँ तक ले लो, यहाँ तक कोई वो टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ना लेना, ठीक है। चलो ये हो गया अपर लेवल। अच्छा, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, ये है कि यार ना एस्टिमेटेड, ठीक है ना, एक एवरेज है डेली न्यूट्रिएंट इनटेक एस्टिमेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वन हाफ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स, ठीक है, यूजफुल इन एस्टिमेटिंग एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। यार ये एक तरह से एक एवरेज आप लगाते हो, एक एस्टिमेटेड एवरेज लगाते हो, ठीक है ना, एक एस्टिमेट है जैसे एवरेज का, ठीक है ना, कि यार ठीक है, जबकि ये क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, ये इसमें ये होता है कि इसमें आपके पास साइंटिफिक प्रूफ होता है,
मतलब आप ना एक पूरे श्योर में होते हो कि यार बस ये ठीक है। रिकमेंडेड एवरेज डाइटरी इंटेक दैट इज sufficient to meet the nutrient requirements of nearly 97 से 98% जो लोग है ना उनका आप बता सकते हो कि यार आप इतना लो आपके लिए बिल्कुल इनफ है। मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो, इसमें आपके पास साइंटिफिक प्रूफ होता है। इस वजह से आप 97-98% लोगों को आप कह सकते हो कि यार हाँ अगर आप इतने ये चीज इतनी ले लो ना, इतना कैल्शियम ले लो ना, इतना विटामिन ले लो ना, तो बस आप लोगों के लिए इनफ है। मतलब आप बता सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप मेजोरिटी लोगों का आपके पास साइंटिफिक प्रूफ है, आप बता सकते हो कि यार आपको इनफ है। जबकि यहाँ पे क्या है, एडुकेट इनटेक के अंदर क्या है, इसके अंदर जब आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं ना होता, ठीक है, आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है, आरडीए वगैरह कैलकुलेट करने का, तो फिर आप ये करते हो कि आप देखते हो कि यार कितने हेल्दी लोग जो हैं, जो लोग हेल्दी हैं, अब ठीक है ना, जो लोग हेल्दी हैं, आप ये करते हो कि आप उनका इनटेक देखते हो उस डाइट के हवाले से कि वो कितना ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप उस हिसाब से एस्टिमेट लगाते हो कि यार अगर हेल्दी बंदे, हेल्दी लोगों का जो ग्रुप है, हेल्दी लोग अगर इतना ले रहे हैं, तो इस हिसाब से इसका मतलब है फिर ये लोग भी इतना ले लें। तो आप एक एडुकेट इनटेक का एक आप एस्टिमेट लगाते हो, ये भी एक तरह से एस्टिमेट ही है। देख रहे हैं, एस्टिमेट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक ऑफ अपेरेंटली दैट आर अज्यूम टू बी एडुकेट, यानी कि आप जो हेल्दी लोग हैं ना उनकी डाइट को चेक करते हो कि ये कितना ले रहे हैं, उस हिसाब से एक आप एस्टिमेट लगाते हो। तब जब आपके पास आरडीए के लिए कोई वो आप लोगों के पास वो नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, कोई साइंटिफिक नहीं है आपके पास। तो इसी के साथ ही आपका न्यूट्रिशन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। अब मैं जरा जल्दी से कुछ और क्या बताऊं आप लोगों को। हाँ 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 हाँ, इसके अंदर से दो चार इंपॉर्टेंट बातें तो कम से कम बताऊं ना। एक मिनट सिर्फ, कहाँ गया जी आपका। अच्छा जी, ये सब बातें आप लोगों को पता है, आइसोमरिज्म वगैरह, ठीक है, ये सब एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। यहाँ से ना यार ये कोई इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह या ये वो देख रहे हो ईमन लोगों ने, ये मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आप वेला बच्चा एक एक आध रीड मार ले, ठीक है। सब एम ए फजूल है, एम ए सिर्फ कहानी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का बता आप लोगों को वैसे ही पता है, ठीक है ना, थोड़ा दे, ये डी डी ग्लूकोज वगैरह, डी नेगेटिव ये वो, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ तक ये बातें तो आप लोगों को ऑलरेडी वैसे ही पता है। बाकी यहाँ तक जो कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेशक कट भी कर दो ना पढ़ो, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसमें से क्या पढ़ना है, ये तो आप लोगों को लाजमन पता हो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है ना लेफ्ट की तरफ जाती है ना राइट की तरफ जाती है, ये आप लोगों को लाजमन पता हो, ठीक है। यहाँ पे एक आध फार्मूला है, वो भी आपको म्यूटर रोटेशन का लूज जरूर पता हो। 2-4-2-5 की बातें, 2-5 की बातें जरूर पता हो, म्यूटर रोटेशन का आइडिया हो, और ये टॉपिक आपने एक दफा पढ़ना है। मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत म्यूटर रोटेशन का, ठीक है, ये आपने एक दफा रीड मारना है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये सारा। बाकी हावर्थ प्रोजेक्शन वगैरह ये भी हमें बात नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया ही हो तो बहुत है। ये चेयर बोर्ड फॉर्म है, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये वो, इनका कोई नहीं इतना मसला, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत म्यूटर रोटेशन का जरूर पता हो, क्योंकि इससे आपको आइडिया होता है कौन कौन सी फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता है और ये वो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो आप लोगों को पता है ना कि उसमें क्या होता है कि आपके एसिमेट्रिक कार्बन्स की वजह से क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट राइट की तरफ वो रोटेट करती है, डी के अंदर राइट की तरफ रोटेट करती है। ये वो डी नहीं है ये वो डेक्सो रोटेटरी वाला छोटा डी है जो राइट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है ना। ये इनएंशियोमेरिक है जिसके अंदर राइट की तरफ आपका होता है, ठीक है ना। आपका पेन अल्टीमेट कार्बन राइट की तरफ है, तो इसलिए डी है, ठीक है। अच्छा खैर, अब ये तीन कंपाउंड जरूर देखो प्लीज, ये आप लोगों को लाजमन पता हो और म्यूटर रोटेशन का आइडिया हो, ठीक है, और उसमें जरूर, ठीक है ना। चलो इसको देखो कि तीन कौन से कंपाउंड हैं जो ना राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना लेफ्ट की तरफ। एक तो ये कि अगर उनके पास एसिमेट्रिक कार्बन ही ना हो, कायल कार्बन ही ना हो, तो वो ठीक है, जिनके अंदर एसिमेट्रिक कायल कार्बन ही ना हो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं करेंगे लाइट को रोटेट। नंबर दो पॉइंट ये है कि अगर उनके अंदर इक्वल अमाउंट्स ऑफ डेक्स्ट्रो लिबोरेटरी आइसोमर्स मौजूद हो, जितना डेक्स्ट्रो आइसोमर है उतना ही अगर उसके अंदर लिबोरेटरी आइसोमर भी मौजूद है, ठीक है, तो उस इस सूरत में क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन बाय द टू आइसोमर बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, नेट इफेक्ट आपका क्या आएगा, नेट इफेक्ट जीरो आएगा। इसको हम कहते हैं रेजमिक मिक्सचर। और
क्यों? ये एक्सटर्नली कंपनसेटेड है। क्या है? एक्सटर्नली कंपनसेटेड रेजमिक मिक्सचर के इसके अंदर इक्वल आइसोमर्स मौजूद थे। वो मिक्सचर था ना आपका, आपका मिक्सचर था वो, जो कंपाउंड एक अकेला नहीं था, डी अकेला नहीं था। डी और एल की अगर आप इक्वल को क्वांटिटी को मिक्स कर दो तो रेजमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि ठीक है ना, ये बात अब आप लोगों को पता चल गई। अच्छा, और ये ना, ये इस डी और एल की बात नहीं हो रही है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवर रोटेटरी आइसोमर्स की बात हो रही है। जो डेक्स्ट्रो और लिवो है, ठीक है ना, ये और डी और एल नहीं है प्लीज। ये पॉइंट मैं आपको बहुत दफा क्लियर करवा चुका था उस टॉपिक में, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, आप देखो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये तीसरी कैटेगरी है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन ये है कि ये लाइट को रोटेट नहीं करते। इसकी क्या वजह है? इसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। कैसे? मॉलिक्यूल के ही दो हाफ हैं, एक हाफ वो है जो मॉलिक्यूल को राइट की तरफ रोटेट करता है, दूसरा हाफ लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। बस इसलिए इंटरनल कंपनसेशन कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अपने अंदर ही, मतलब इसमें तो आपने एक्सटर्नली कंपनसेट किया ना, कि मतलब एक अगर राइट की तरफ रोटेट करता है तो आपने लेफ्ट की तरफ रोटेट करने वाला भी आइसोमर उसके अंदर ऐड कर दिया, तो एक रेजमिक मिक्सचर बन गया। मतलब ये एक मिक्सचर है। मतलब इस तरह के मिक्सचर के अंदर जब आप लाइट को सेंड करोगे, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो रोटेट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर आपका मीजो कंपाउंड है, जो कि इसकी फिर उसने मिसाल भी ली, मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है, बस आपने मीजो कंपाउंड वाला पॉइंट याद रख लेना है, और यहाँ से रेज मिक्सचर और इंटरनल, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। पॉइंट क्लियर हो गया, याद भी हो गया। ठीक है, बाकी ये है कि ये बहुत आसान लिखा हुई है बातें, ठीक है ना, हॉफ्स लॉ। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है ना, खासकर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से पढ़ना शुरू करना। ये सब बातें आप लोगों को पता है, ये घबराओ ना, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को पता है कि कितना उसने रोटेट किया है। ठीक है ना, कि देखो ना, अनदर एग्जांपल डीएलएल विच पोजेस स्पेसिफिक, एक खास रोटेशन है ना, वो जो हम लाइट की रोटेशन की बात कर रहे हैं, राइट वर्ड रोटेशन या लेफ्ट वर्ड रोटेशन, तो कितनी रोटेशन की है लाइट की, बस उसके एंगल हैं डिफरेंट। ग्लूकोज के भी कुछ एंगल लिखे होंगे, ये सारे। ठीक है, तो वो बस, ठीक है ना, तो इस, ठीक है, ये जब आप एक रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां से अब क्या है कि आपका हौसला क्या कहता है कि आपके इतने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, 2 × पावर 4, और 4 क्या है आपका एसिमेट्रिक कार्बन। अब आपको पता है ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो 2 × पावर 4 लगाते हो आप, तो इससे कितने आते हैं? 16। लेकिन अगर आप सोचो थोड़ा सारा, तो आपके जो 16 के 16 हैं, इन अल्फा बीटा फॉर्म में भी तो आ सकते हैं, क्योंकि बात समझो आप, बात समझो कि ये तो फार्मूला एसिमेट्रिक कार्बन का आपने लगा लिया है। ठीक है, और आपने 2 × 4 16 बना लिए हैं, लेकिन अल्फा बीटा भी तो होते हैं ना। ठीक है, अल्फा, तो 16 के 16 की अल्फा और बीटा फॉर्म की वजह 2 × 5 करोगे तो 32 बनेंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को? चलो जी, ये बात भी पता चल गई है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब म्यूटा रोटेशन को देखो। म्यूटा रोटेशन का मतलब भी चेंज है। ये देखो, आपकी हावर्स प्रोजेक्शन होती है स्ट्रेट, हावर्स प्रोजेक्शन इसको कहते हैं, स्ट्रेट चेन को। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें देखो, इसमें ये है ना, ये ओनली ट्रेस, यानी कि अगर आप ग्लूकोज का आप एक उठाओगे ना एक मिक्सचर, तो उसके अंदर आपको स्ट्रेट चेन वाला बहुत ही कम मिलेगा। मतलब मिक्सचर के अंदर जब आप ग्लूकोज का एक, आपने ग्लूकोज का मिक्सचर लिया, डेक्सट्रोज मिक्सचर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये स्ट्रेट चेन वाला नहीं मिलना, इस तरह से मिलना है। ठीक है, 38% ये मिलना है, 62% ये मिलना है। कैसे वाला? ये देखो, स्ट्रेट चेन वाला है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया अल्फा डी में और बीटा डी में। ठीक है, अल्फा डी और बीटा डी। ये देखो अल्फा कैसे, हमने क्या पढ़ा था अल्फा बीटा को, ये एनोमर्स को कहा था हमने, एनोमर्स, कि जब आपका, वैसे हमने कहा था कि अगर अगर एनोमेरिक कार्बन के अलावा कहीं पर ये चेंज हो ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? एपीमर, एपीमर कहेंगे। ये बातें याद है सबको? ठीक है, कि पेन अल्टीमेट कार्बन पर जो होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, उसकी वजह से बनते हैं एनेंटियोमर्स। ठीक है, और एनोमेरिक कार्बन के अलावा अगर कहीं पे अगर आपका चेंज हो, तो उसको क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स को हमने क्या कहा था? मिरर इमेजेस। ठीक है, और हमने कहा था कि इसको हम मेनली देखेंगे किसके हिसाब से? पेनल्टीमेट कार्बन के हिसाब से। फिर हमने कहा था कि होते हैं एनोमर्स, कि अगर आपके फंक्शनल कार्बन के ऊपर जो सिमेट्रिक चेंज आता है ना, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन का चेंज, ठीक है, जैसे इसके अंदर
कार्बन आपको पता है ना, इसमें ग्लूकोज में पहली होती है, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब ये देखो पहले कार्बन है ना, तो ये देखो अगर तो ये OH इस साइड पर है, ठीक है ना, तो ये क्या अल्फा है, और अगर ये इस साइड पर है तो ये बीटा है, ठीक है ना। और अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर वैसे देखोगे तो आप देखोगे कि बीटा जो होता है, बीटा जो होता है वो किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ हुआ जब होता है, ठीक है ना, मतलब ठीक है ऊपर की तरफ। और जब इसमें क्या होता है अल्फा में, कि नीचे की तरफ, जब रिंग बनाओगे तो रिंग में नीचे की तरफ जब होता है तो उसको अल्फा कहते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि अल्फा डी। अब डी क्यों कह रहे हैं, डी इसकी वजह से कह रहे हैं, पेनल्टीमेट कार्बन की वजह से कह रहे थे, डी उस वजह से हम कह रहे थे, ये देख रहे हो, पेनल्टीमेट कार्बन ये थी, इस वजह से डी कह रहे थे। अल्फा किस वजह से कह रहे थे, इस वजह से, इसमें इस तरफ है, ठीक है। अब बातें समझ आ गई आप लोगों को, एनोमर्स का भी पता चल गया, एपीमर्स का भी और एनएंशियोमर्स का भी। चलो खैर, अच्छा खैर ये बातें जो मैंने अभी बताई हैं उस बच्चे को नहीं समझ आएंगी जिसने अगर पहले मेरे से उकाब नहीं पढ़े हुए, तो ठीक है ना, उसको पूरी नहीं समझ आएंगी, उन्हीं को ज्यादा समझ आएंगी जिसने वो लेक्चर सुना हो। तो इसलिए बाकी समझे लोग ये ना समझे कि मैं को पहली दफा ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब आप लोग देखो कि इसको आप कहते हो म्यूटा रोटेशन, कि वो जब सॉल्यूशन के अंदर जाकर वो इंटर इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये देख रहे हो, इंटर कन्वर्ट होते हैं, इसको आप कहते हो म्यूटा रोटेशन। ये जब आप सारी रीडिंग करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और फिर ये देखो कि इसके अंदर क्या है, ये कितनी कितनी ये कितना लाइट को रोटेट करता है, +19, ठीक है। और ये कितना करता है दोनों रेक्सोरोटेटरी, ठीक है ना, दोनों, क्योंकि पॉजिटिव है रेक्सोरोटेटरी ही है, लेकिन ये है कि ये लाइट को इतना रोटेट करता है, ये इतना रोटेट करता है, ठीक है। और ये फर्क किस वजह से आया, ये अल्फा और बीटा की वजह से आया, कि जो इसके अंदर ये इंटर कन्वर्ट हुए, और ये 62% है, ये 38% है, ठीक है। इसी की वजह से ये 2 × पावर 4 आया था, ठीक है, 2 × पावर 5 आया था, ठीक है। 32 आइसोमर बने थे हमारे, कि सारे जो है वो सोल्यूशन के अंदर जाके सिर्फ एक फॉर्म में नहीं होते। ये कहने का मतलब है कि एक फॉर्म में नहीं होते, ग्लूकोज है सोल्यूशन बनाओगे अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है, दोनों फॉर्म के अंदर जा रहा होता है। तो ये आप लोगों की इसने लंबी सी कहानी खींची। बाकी एसिटल हेमीएसिटल की बातें भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कीटल की बात भी बता चुका हूँ। उसके अंदर क्या होता है देखो, अब आपका ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका वो क्या था एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या था OH ग्रुप। अब ये क्या बना है, ये एक हेमी एसिटल बना है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अब इसके बाद OH खाली है ना, वेला है ना पहले कार्बन पर, बस अब वो साथ ही एक और आ गया, एक और आ गया आपका क्या नाम है, कोई एक और मोनोसेक्राइड आ गया। तो जब इसका OH उसके उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो फिर ये एसिटल बनता है, फिर ये क्या बनता है, फिर ये एसिटल बनता है। इस तरह से अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये होता कीटो होता तो ये हेमिक कीटल बनता, ठीक है। और फिर वो उसके साथ रिएक्ट करता तो पूरा कीटल बनता, ठीक है जी। तो ये सारी कहानी जितनी मैंने बताई आप लोगों को, ये आप लोगों की सारी कहानी इसने, ये देख रहे हो यहाँ पे वही सारी इसने यही सारी बातें करनी है कि वो सोल्यूशन में इतने % हो जाता है, वो फिर सोल्यूशन में इतने % हो जाता है। ये जिस तरह ये बना है ना, ये कौन सी रिंग है, एक मिनट पहले ये यहाँ पे बताओ, ये रिंग कौन सी है, 1 2 3 4 5 और छठा छठा ये ऑक्सीजन, तो ये 6 कार्बन की रिंग है ना, तो ये पायरानोज फॉर्म है। इसी तरह से आपने एक और चीज भी पढ़ी थी, वो क्या आपने पढ़ा था, पायरानोज फ्यूरानोज आइसोमरिज्म, ठीक है। अगर ये बन रही है तो ये भी बनती है, ये चेक करो, ये चेक करो, कार्बन 4 के साथ वो रिएक्ट करता है, तो ये बन रही होती है। तो इसने ये सारी कहानी यही लिखी हुई है कि इतने % वो पायरानोज फॉर्म में होगा, इतने % फ्यूरानोज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं सारी इसके अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया कि वो सॉल्यूशन के अंदर वो पायरानोज फॉर्म में भी होता है, फ्यूरानोज फॉर्म में भी होता है, वो आपका अल्फा बीटा फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक हाथ का एक आपको अच्छा आइडिया हो गया, ठीक है। और हेमी एसिटल हेमी कीटल वगैरह वाली बातें पता चल गई, ठीक है। चलो जी, यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो गया, बाकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, सही है, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गया। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आज इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए जो 4 बुक्स हैं ना, इंशाल्लाह मैं चारों को लेके बैठूंगा, और उनमें से जो जो कुछ भी आप लोगों ने मजीद भी करना है उसको मैं आपको एक तरतीब में पूरा एक PDF मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको हर चीज एक तरह से मार्क्ड होगी, क्या आप मतलब फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो कुछ भी आपने पढ़ना है उसके अंदर होगा, ठीक है। जो कुछ मैंने पढ़ा दिया सबसे पहले आप लोगों ने वो चीजें करनी है, और जो कुछ मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, जो वो चीजें भी जो PDF के अंदर आपको मिलेंगी तो आपने घबराना नहीं है, उनमें से भी 60-70% मैंने पढ़ा दिया होगा।
अगर कोई एक आध टेबल या कोई एक आध पॉइंट नहीं भी बताया हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको वैसे अगेन ग्रुप में ही बैठा हूँ, पूछ लेना, बता दूंगा। और फिर एक और बात, वो चीजें सिर्फ उन बच्चे ने करनी है जिसको सब कुछ आ जाएगा ना, फिर उसने उस तरफ जाना है, ठीक है। अदरवाइज वो अभी अपना उन चीजों पे टाइम ना लगाए, पहले इन चीजों को डन कर ले, फिर उस तरफ जाए, ठीक है। बातें मेरी समझ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या मैंने बताना था, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन वाला टॉपिक बताना था, आखिरी चीज हमारी। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशन भी डन हो गया, ठीक है। और किधर गया वो, क्या था, हाँ ये है। या अल्लाह, ये अब आप लोगों को मैं सारा गैग वगैरह पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, इस पीडीएफ के अंदर ना वो हल्लर और हंटर भी नहीं है, वो भी आप लोगों ने लाजमी करना है, मैं बता देता हूँ। गैग मैंने आप लोगों को सारा पढ़ा दिया ना, एक एक लफ्ज मैंने आप लोगों को बड़े आराम से पढ़ाया। तो और यहाँ से मैंने आपको प्रोटीओग्लाइकेन वगैरह भी सारा पढ़ाया, ठीक है। तो एक चीज होती है अब देखो, वो आप लोगों को बातें पता ही है, आसान है बिल्कुल। म्यूकोपोलिसैकेराइडोसिस, म्यूकोपोलिसैकेराइड कहते हैं, किसको कहते हैं, गैग को कहते हैं। तो म्यूकोपोलिसैकेराइडोसिस क्या है, कि जब ऐसा एंजाइम, अब देखो जब गैग को डिग्रेड करना होगा, गैग की ठीक है ना, गैग की जब डिग्रेडेशन करनी होगी, अगर वो एंजाइम मौजूद नहीं होंगे जो कि गैग को डिग्रेड जिन्होंने करना है, तो क्या होगा बॉडी के अंदर, वही जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हमने पढ़ी थी, कि जो चीज बन रही है उसकी डिग्रेडेशन वगैरह भी तो होनी है ना, ठीक है। तो जब उसके डिग्रेडेशन के लिए जब वो एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे जिन्होंने उनको डिग्रेड करना होगा, तो वो क्या होंगे, बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं म्यूकोपोलिसैकेराइडोसिस। तो वो स्पेसिफिक एंजाइम हर्लर और हंटर के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम है, जो कि वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फिर क्या होता है, कुछ खास किस्म के सिम्टम्स वगैरह और मसले होते हैं। तो बस मेन इन द एंड आपने याद रखना है कि वो उसमें उसकी सही से डिग्रेडेशन नहीं हो रही क्योंकि एंजाइम मौजूद नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोपोलिसैकेराइडोसिस। तो मेन मैंने आपको बात बता दी, बाकी उसके अंदर ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोई ना कोई एंजाइम एब्सेंट है और उसकी वजह से फिर वो मसला हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये आप लोगों को लाजमन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लाजमन करना है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। जिस तरह से मैंने आपको प्रोटीग्लाइकेन पढ़ाया है ना, मेरे वैसे हक नहीं बनता अब ये पढ़ाने का, क्योंकि प्रोटीग्लाइकेन में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल वही चीज है। उसमें भी क्या था, प्रोटीग्लाइकेन के अंदर प्रोटीन थी, कोर प्रोटीन थी, और क्या लगा होता था, गैग लगे होते थे। फर्क क्या है, यहाँ पर गैग नहीं है, यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड है, कि प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड होता है। वहां पे हमने पढ़ा था कि आपका आपका 97% आपकी क्या होती है, आपकी, वहां पर हमने पढ़ा था सिर्फ 5% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब वहां पर ना प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटियोग्लाइकेन, मतलब वहां पे भी प्रोटीन और कार्ब भी है, लेकिन सिर्फ कार्ब क्या है, वहां पे गैग है, ठीक है, जो कि डायसैकेराइड जिसके यूनिट्स बने होते हैं, माइनस शुगर और एसिडिक शुगर। यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड की चेन्स हैं जो कि प्रोटीन के साथ लगी होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इन दोनों में फर्क है, कैसे फर्क है, यही फर्क की आप लोगों ने याद करना है। वहां पर वो डाइसैकेराइड यूनिट्स बने होते थे, माइनस शुगर एसिडिक शुगर, यहाँ पे वहां पे यहाँ पे ये तो नहीं है ना, यहाँ पे तो क्या है, 2 to 10 शुगर के यूनिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड है ना, वहां पर तो 2 थे। यहाँ पर डाइसैकेराइड वाला निजाम नहीं है, यहाँ पर 2 से 10 शुगर के यूनिट्स हैं। फिर ये उसके अंदर 5% थी सिर्फ ग्लूकोज, वो कार्ब, आपका कार्ब पोर्शन यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है 4% हो, लेस देन 4% हो सकता है 80% से भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही हो। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये बड़े आसान से डिफरेंस लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता हो, ये 4 पॉइंट बताऊं। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन्स, प्रोटेक्टिव म्यूसिन्स, ठीक है, ये आपका म्यूकस वगैरह, ठीक है। ये क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। एक्सोलर मैट्रिक्स के अंदर सेल एंटीजेनिसिटी और सेल रिकॉग्निशन, ठीक है ना, सेल रिकॉग्निशन यानी कि रिसेप्टर के तौर पर, सेल एंटीजेनेसिस यानी कि वो एंटीजन जो थे वो ग्लाइकोप्रोटीन ही नेचर थे, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जितनी वो चीजें हैं वो क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हैं, ठीक है जी। और फिर ये म्यूसिन्स वगैरह भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ही नेचर है। ये 4 पॉइंट ना भूलना प्लीज, ठीक है, ये सबसे मेन है। और इसकी थोड़ी बहुत उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल एंटीजेनेसिटी, देख रहे हो, तो ये वो, ठीक है। तो इसके ये मेन डिफरेंस थे जो आप लोगों को ना पता चल गए। अच्छा खैर, अब जरा मेन बात की तरफ आओ, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन है वो ब्रांच और ऑफन ब्रांच, ये बात भी हमने पढ़ी थी वहां पे, कि वो जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो लीनियर मॉलिक्यूल हैं, जबकि ये क्या है, ये ब्रांच है। और वो जो थे हमने पढ़ा था वो नेगेटिवली चार्ज थे, हमने पढ़ा ना वहां पे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, मे और मे नॉट भी नेगेटिव। तो इस तरह से बड़े आसान से डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने बता भी दी है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो,
स्ट्रक्चर वो इसकी कहता है कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाली भी हो सकती है और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी इसमें हो सकता है। मतलब प्रोटीन और कार्ब के दरमियान बॉन्ड बनना है ना, तो ओ वाला भी हो सकता है, एन वाला भी हो सकता है। इवन मैं आप लोगों को ये बात भी पहले बता चुका हूँ जब मैं अमाइनो एसिड पढ़ा रहा था। कब भला बताई थी? ये देखो, ये बात अब देखो कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनेगा, जब शुगर जो है वो अमाइड ग्रुप ऑफ एस्परजीन के साथ जब रिएक्ट करती है। मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से जो हैं वो अमाइनो एसिड जो कि मतलब इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइड ग्रुप के साथ जब अटैच होता है तो ये क्या बनता है, ठीक है ना, तभी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, इन द लेटर। और जब अमाइड के साथ करता है तो ठीक है ना, तब वो ये बनता है अन एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अमाइड ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है ना। जब यानी कि NH2 ग्रुप के साथ जब परले वाला परे से OH आ रहा है, शुगर से OH आ रहा है, इधर से अमाइनो एसिड से क्या आ रहा है, NH आ रहा है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और जब शुगर से तो OH आ रहा है, जबकि आपके अमाइनो एसिड से भी, जैसा कि सीरीन थ्रियोनिन आपको पता है OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ओ ओ ओ वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये मतलब बच्चों वाली बातें हैं। यही बात उसने अब अगेन यहाँ पे करनी शुरू कर दी है, ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड। ये आपने अब मेन ये भी बात आप लोग याद रखनी है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी आगे से फैमिलीज बनी हुई हैं, मेंबर्स बने हुए हैं। कैसे भला? ये देखो, ये आपका कोर प्रोटीन है ना, जिसके अंदर ये एस्परजीन है, ठीक है। ये आपका क्या, ये आपका सारा वो है कार्ब का पोर्शन, यानी कि ये प्रोटीन पोर्शन, ये कार्ब का पोर्शन। ये देखो, अब जो मेंबर ऑफ क्लास है ना, एक क्लास जो ग्लाइकोप्रोटीन की, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर ये पेंटा, ये वाला सेम होगा, सेम पेंटासेकेराइड, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है भला, बताओ बताओ बताओ। ये एन एसिटाइल ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये मेनोज लिखा हुआ है। आपने कितनी दफा पढ़ा, मेनोज पढ़ा रहा था कि वो ग्लाइकोप्रोटीन में होता है, ये देख लो, मौजूद है, ठीक है। फिर ये क्या फ्यूकोज है, एल फ्यूकोज, किसी को याद है? जब मैंने GF बताया था, 6 डिऑक्सी एल गैलेक्टोज, यानी कि डीऑक्सी शुगर भी इसके अंदर मौजूद होती है। ये नाना याद है किसी को? एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये वो है जो आपका सियालिक एसिड होता है। तो अब हाँ, अब यहाँ से अब आपको पता चल गया कि कोर प्रोटीन और ये वो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, या अल्लाह जी, काश आज 10 मिनट ना ज़ूम वाले जो है ना वो रुक ही जाते हैं ना। ये देखो 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 देखो, अब आ जाओ जरा यहाँ पे। मैंने आप लोगों के लिए कोई कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसी नहीं है जो आप लोगों की रह गई हो। अब देखो, कार फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन, ये देख रहे हो, ठीक है ना। पेंटोज है, पेंटोज भी वहां पे, ठीक है, मिथाइल पेंटोज, ए फ्यूकोज, सियालिक एसिड वहां पे था, NH2 न्यूरामिनिक एसिड। तो ये बात है जनाबे वाला। अब आपका यहाँ से इवन मैंने आपको ये भी बता दिया हुआ है, ठीक है, बता दी थी ना बातें। तो अब आपका यहाँ से ये चैप्टर भी कंप्लीट है। इवन ग्लाइकोजेनिन भी बता दिया था आपका, काइटन चाइटन भी बता दिया था आप लोगों को। आपको ग्लाइसीमिक इंडेक्स, हाँ ग्लाइसीमिक इंडेक्स अभी नहीं बताया, वो ये सुन लो। अब वैसे मैंने बता नहीं दिया था आपको, ये वही है मेजर ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी, मेजर ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी। अच्छा यार, यहाँ से तो मैंने इवन ओयाबीन भी बताना था अपनी कंप्लीट, कंप्लीट नहीं मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया। एरिथमिया के अंदर प्लीज इसी के नीचे लिख लो कि एरिथमिया के अंदर ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज के तौर को इनहिबिट करता है। सेल का जाके स्ट्रक्चर देखो उसका, आपका जो है ना, आपका चैप्टर 9 है उसके अंदर जो कार्डियक वाली डायग्राम नहीं बनी हुई, उसके ऊपर आप देखोगे जब आप सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करते हो, ठीक है, तो उस तरह से आप एरिथमिया को कंट्रोल करते हो, क्योंकि कैल्शियम इंटरसेलुलर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। कैल्शियम जब इंटरसेलुलरली इंक्रीज होता है तो आपका, आप क्या कर रहे हो, आप एरिथमिया को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप उसको डीपोलराइज रख रहे हो, आप उसका रिफ्लेक्टिव पीरियड बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। काश के बातें सारी समझ आ जाएं कि ये जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर हम कह रहे थे ना कि हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं, ये वो दे, तो ये इनहिबिटर है ना आयोबीन, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को रोकेगा। अब आप जाके देखो तो सही, कार्डियक साइकिल का चैप्टर 9, कार्डियक साइकिल के ऊपर एक डायग्राम बनी होगी, उसमें आप देखोगे कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वर्किंग से कैल्शियम सेल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो कैल्शियम जब ये काम नहीं करता तो कैल्शियम बाहर नहीं निकलता, कैल्शियम बाहर नहीं निकलता तो कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, रिटेन रहता है। कैल्शियम रिटेन रहेगा तो आपकी कंट्रैक्शन रहेगी, आपकी डीपोलराइजेशन रहेगी, रिफ्रैक्टिव पीरियड रहेगा। तो मुझे बताओ ना, एरिथमिया कैसे होगा, फोकल पॉइंट कैसे आपको अगेन अगेन वो करेगा, वो तो आपको अगेन एरिथमिया दे ही नहीं सकता।
ठीक है ना? वो तो सिर्फ आप जब रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आते हो तो फिर वो आपको री एंट्री करता है और अगेन आपको वो डिस्टर्ब करके अगेन वो अगला एक्शन पोटेंशियल करा के प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन अगली कराई जाता है। जब आपने उसको कारी डीपोलराइजेशन में ले गए हो, आपने इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिटेन कर लिया, एरिथमिया नहीं होता। अल्लाह करे कि समझ आ गई हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ये आपकी आपकी मेजर ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी है कि आपने, ठीक है ना, मेजर ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी आपके न्यूट्रिशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मेजर ऑफ क्या आपने स्टार्च खाई, ठीक है, आपने कोई स्टार्ची फूड खाई, वो कितनी डाइजेस्ट हुई, ठीक है ना। और इसको कंपैरिजन के साथ किया जाता है, कंपैरिजन इसके साथ बॉइल्ड राइस या फिर व्हाइट ब्रेड के साथ कंपैरिजन करके किया जाता है कि मसलन के आपका आपके स्टार्च खाने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज कितना बड़ा है आपका ब्लड का ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो जितनी डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होगी, जितना वो डाइजेस्टिबल ज्यादा होगा, जितना क्विकली वो डाइजेस्ट करेगा, ये याद रखना क्विकली वाली बात कि जितना क्विकली वो डाइजेस्ट करेगा उतना जल्दी वो एब्जॉर्ब होके तो वो ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो उतनी जल्दी वो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ाएगा, तो उतना ज्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। अल्लाह करे जी ये भी बात समझ आ गई हो। और यहाँ से भी मैंने आप लोगों को हर पॉइंट बता दिया, देख रहे हो, हेमी एसिटल वाली बातें भी बता दी मैंने आपको, एसिटल वाली बातें बता दी, यहाँ से ये भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अब बस ये है कि जनाब वाला, अब आप लोगों ने बाकी जो है ना, आप लोगों को मैं बस पीडीएफ वगैरह सेंड करूंगा सारा प्रॉपर बना के, ठीक है। उससे ये होगा कि मेरी तरफ से मेरे नज़र में जो चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए थी वो मैंने 85 to 90% आप लोगों को करवा दी। आप ये कर लोगे, आपकी बहुत इजीली आपका प्रॉफ हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक बात प्लीज याद रखना, जो एक्स्ट्रा चीजें भी मैं भेजूंगा, प्लीज उसको अपनी प्राइमरी बुक पे जरूर शिफ्ट कर लेना। ऐसे ना हो कि फिर एंड पे इतना वो गुत्था बन गया था मेरा अपना, मैंने इतना कुछ वो पढ़ा हुआ था कि इन द एंड ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना अभी, ये वो चीजें हैं जो इन द एंड मतलब कि एंड वाले दिनों में फिर मैं पढ़ पाया था, ठीक है। क्योंकि वो जो चीजें होंगी ना जो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है, वो आप लोगों को हर चीज पता है, सिर्फ ये होगा किसी के अंदर